हाँ जी बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था अमेलगामेशन का मीनिंग, और हमने डिस्कस किया था कि अमेलगामेशन दो तरह का होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। हमने एक टर्म यूज करी थी बार बार कल के क्वेश्चन में, दैट टर्म वाज परचेज कंसीडरेशन। तो पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मीनिंग ऑफ परचेज कंसीडरेशन क्या रहता है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करने के। तो सबसे पहले परचेज कंसीडरेशन का मीनिंग क्या होता है। अब जब भी आप किसी से कोई चीज परचेज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन रिटर्न हमें कुछ देना पड़ता है। लाइक अगर मैं सपोज किसी से एक पेन खरीद रही हूँ तो मेरे को उसके बदले में क्या देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। दैट इज अ कंसीडरेशन, जिसे हम बोल देते हैं समथिंग इन रिटर्न, जो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उस जो कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसको इन रिटर्न भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो जो चीज इन रिटर्न ट्रांसफरी कंपनी पे करती है ट्रांसफरर कंपनी को, क्योंकि खत्म कौन सी कंपनी हो रही होती है, ट्रांसफरर कंपनी खत्म होती है। ये देखिए, जो भी अमाउंट पेएबल रहेगी बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी ही होती है जो खत्म हो रही होती है। तो ट्रांसफरर कंपनी को जो चीज ट्रांसफरी कंपनी पे करती है उसे हम क्या बोल देते हैं, परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है कि परचेज कंसीडरेशन एज अ एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी। मींस ट्रांसफरी कंपनी चाहे कैश में कुछ पे कर दे, चाहे कुछ शेयर्स दे दे इन रिटर्न में, या कोई और तरह की सिक्योरिटीज दे दे, कुछ भी जो देगी वो, उसे हम क्या बोलेंगे, परचेज कंसीडरेशन बोलेंगे। ठीक है, देन आते हैं इन इस परचेज कंसीडरेशन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा। देन हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसीडरेशन, कि इस परचेज कंसीडरेशन को हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास रहता है लंप सम पेमेंट मेथड। लंप सम पेमेंट मेथड में क्या होता है, ट्रांसफरी कंपनी एक अग्री कर जाती है एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के लिए। मींस वो पहले से एक फिक्स सम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे सपोज ए कंपनी खरीद रही है बी कंपनी को, तो वो डिसाइड कर लेंगे आपस में कि मैं तेरे को कितना पैसा पे करूंगी। जैसे सपोज 50 लाख की डिसाइड किया उन्होंने, तो 50 लाख उनका क्या बन जाएगा, परचेज कंसीडरेशन बन जाएगा। मींस आपको ऐसी तरह के केस में क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है कि कितना डिसाइडेड है उनका परचेज कंसीडरेशन। तो फर्स्ट मेथड रहता है लंप सम पेमेंट मेथड, जिसमें ऑलरेडी पेमेंट क्या होती है उनकी डिसाइडेड होती है, म्यूचुअली डिसाइड करी होती है उन्होंने। सेकेंड मेथड आता है परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करने का, दैट इज नेट एसेट मेथड और नेट वर्थ मेथड। इसमें क्या किया जाता है, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं, मींस जो ट्रांसफरर कंपनी है, उसकी सारी एसेट्स का टोटल कर दिया जाता है, जिन एसेट्स को हम परचेज करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी एसेट्स को टोटल कर दिया जाता है। देन रिड्यूस कर दिया जाता है जितनी उसकी लायबिलिटीज है, यानी कि नेट एसेट्स निकाली जाती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। जो एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रही है और लायबिलिटीज लेके जा रही है, दोनों का जो डिफरेंस माना जाता है, उतने का वो क्या डिसाइड कर लेते हैं, परचेज कंसीडरेशन डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं हमारे पास। वो पॉइंट्स क्या रहते हैं, जैसे कि the term asset will always include cash in hand, cash at bank and otherwise stated। means cash को आप बीच में include करते हैं assets में, लेकिन क्या चीजें include नहीं करनी, but like preliminary expenses, discount on issue of shares, underwriting commission, debit balance of surplus। means asset side से ये वाली चीजें नहीं उठानी। ठीक है, जब आप net assets निकालोगे। और liabilities के टाइम पे जितने भी रिजर्व्स फंड्स होते हैं, जर्नल रिजर्व्स होते हैं, उनको आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है,
बाकी की लाइबिलिटीज और एसेट्स को कंसीडर करोगे, लेकिन जो इन्होंने स्पेसिफिक बताया हुआ है लाइक जो फिक्टिशियस एसेट्स हो गए हमारे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, सरप्लस जो दे रखा होता है एसेट साइड पे अगर नेगेटिव बैलेंस हो, ऐसी चीजों को नहीं लेना। और लाइबिलिटी साइड में से जो रिजर्व्स पड़े होते हैं उनको आपने नहीं लेना, ठीक है, बाकी की लाइबिलिटीज को आप ले लो। ये एक एग्जांपल बताई हुई है किस तरीके से उन्होंने परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए, गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश, इनको हम ले लेंगे लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम नहीं लेंगे, ठीक है। और परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेशन के टाइम पे अगर वो बोल देते हैं किसी एसेट को रीवैल्यूड किया है तो आपने रीवैल्यूड फिगर पे लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया है कि गुडविल को जो तुमने कंसीडर करना है वो हम कंसीडर करेंगे 1 लाख रुपए पे। गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख। ऊपर कितने की थी? 50,000 की। तो मींस जब आप परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करोगे तो आप इसको 1 लाख की कंसीडर करोगे, 50,000 की नहीं कंसीडर करोगे रीवैल्यूड फिगर पे। ऐसे ही फर्नीचर का बताया कि उसको 20% से रिड्यूस कर देना है, यानी कि 90,000 का था, ऊपर देखो बैलेंस शीट में 90,000 का था, 90,000 में से 20% हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, मींस वो रह जाएगा 72,000 का। नीचे देखो यहाँ पे कितना गिवन है? 72,000 का, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम नहीं लेंगे। और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर को ले लेंगे, बिल्स पेबल को ले लेंगे, जर्नल रिजर्व एंड सरप्लस को हम नहीं लेंगे। देन हमारे पास कितना परचेज कंसीडरेशन आ जाएगा? 10,20,000 का, ठीक है। तो ये मेथड रहता है हमारे पास, हमारा नेट एसेट मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड हमारे पास आता है बेटा नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है? आपको पेमेंट के मोड्स ऑलरेडी गिवन होते हैं। लाइक जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि टोटल 50 लाख उन्होंने देना है, ठीक है, या उन्होंने क्या बोला है, ये बोल दिया कि 10 लाख उन्होंने कैश में देना है, बाकी के शेयर्स में दे रही हैं। और शेयर्स की उन्होंने क्या फॉर्म बताई हुई है? इस तरीके से कुछ फॉर्म बताई है कि an exchange of 8 equity shares of 10 each in X Limited for each share, मतलब Y कंपनी के हर एक शेयर के बदले में 8 शेयर मिलेंगे न्यू कंपनी में। मींस ऐसा कुछ प्रपोर्शन बता दें कि इस कंपनी के 1 के बदले में उस कंपनी में 2 मिल रहे हैं, 3 शेयर मिल रहे हैं, तो इसे क्या बोल देते हैं? नेट पेमेंट मेथड। कि आपको पेमेंट के मोड्स बताए गए हैं कि किस तरीके से आप उसको क्या कर रहे हो? पे ऑफ करोगे। देन नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास शेयर एक्सचेंज मेथड, और इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोल देते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है? हमने दोनों कंपनीज के, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 2 कंपनीज बता रखी हैं एक्स और वाई लिमिटेड, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है एक्स एग्री टू एब्सॉर्ब वाई, मींस एक्स कंपनी वाई कंपनी को खरीदेगी, ठीक है। The shareholder of Y are allotted in full satisfaction of their claim shares in X Limited in the same proportion as the respective intrinsic value। अब देखो ऊपर वाला जो मेथड मैंने बताया है नेट पेमेंट मेथड, उसमें क्या था? ऑलरेडी प्रोपोर्शन गिवन होएगा कि 8, 1 के बदले में 8 शेयर, 2 के बदले में 1 शेयर, 1 के बदले में 2 शेयर, ऐसा कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन बताया होगा। लेकिन इस मेथड में क्या रहता है? कोई प्रोपोर्शन नहीं बताया होता, आपको वो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना होता है। वो प्रोपोर्शन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? वो कैलकुलेट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में जान चुकी हैं कि नेट एसेट से ही क्या निकलती है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है। तो हम क्या करेंगे? पहले दोनों कंपनीज की नेट एसेट्स निकाल लेते हैं, एक्स की भी और वाई की भी। एक्स की सारी एसेट्स लिखी, ठीक है, देन लायबिलिटीज माइनस करी, नेट एसेट्स आ गई। ऐसे ही वाई की 9 लाख, ठीक है। इसको नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे? डिवाइड। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड जब करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इस इंट्रिंसिक वैल्यू की हम क्या बना लेंगे? रेशियो बना लेंगे। मींस एक तरह से ये कह सकते हो 20 एंड 15 जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आई है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी रेशियो बनाएंगे। अब रेशियो ये किस तरीके से बना रहे हैं? यानी कि 20:15, एक तरह से आप ये कह सकते हो न्यू कंपनी कौन सी है? उसकी वाई कंपनी, ठीक है। तो हम इसकी जब रेशियो बना लेंगे तो यानी कि क्या बनेगा? द वैल्यू ऑफ 3 शेयर्स। देखो इन्होंने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया, 20 एंड 15 का एलसीएम विल बी 60,
60 से दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3:4, यानी कि हम ये कहेंगे वैल्यू ऑफ 3 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ 4 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। मींस इनका रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा, 3 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। मींस 3 शेयर है एक्स कंपनी के मिलेंगे हर 4 के बदले में, ठीक है। y के फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ y कितने हैं, 3 शेयर्स ऑफ x। x कंपनी ही उसको एब्जॉर्ब कर रही थी ना y कंपनी को, तो x कंपनी में 3 शेयर्स मिलेंगे किसके बदले में, y कंपनी के 4 शेयर्स के बदले में। तो इसका देख लो एक बार रेशियो किस तरीके से बनाती है। पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली, ठीक है, देन दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम को दोनों से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3:4, यानी कि 4 के बदले में 3 शेयर मिलेंगे किस कंपनी में, एक्स कंपनी में, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं आपको याद रखना तो आप ये भी रख सकते हो कि हमेशा इनका जो प्रपोर्शन रहता है वो ओल्ड अपॉन न्यू का रहता है। रेशियो जो बनानी होती है ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय न्यू कंपनी बनानी होती है। ओल्ड कंपनी में कितने थे, 15, न्यू कंपनी में 20, यानी कि जब कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शेयर एक्सचेंज मेथड से परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। देन परचेज कंसिडरेशन जानने के बाद हम क्या करते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि अमेलगामेशन में हम इनकी बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पार्टीज होती हैं, एक ट्रांसफरर एक ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो कंपनी जो खत्म हो रही है, जो बिक रही है, ट्रांसफरी वो कंपनी जो खरीद रही है, ठीक है। तो दोनों केस जो दोनों मेथड्स हमारे पास रहते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज, दोनों केसेस में ट्रांसफरर की बुक यानी कि जो कंपनी खत्म होती है उसकी बुक्स हमेशा सेम रहती है, उसकी बुक्स में एंट्रीज हमेशा दोनों केसेस में सेम रहती हैं। तो वो क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं उसको देखते हैं हम एक बार। सबसे पहले ट्रांसफरर कंपनी, जो कंपनी खत्म होएगी वो क्या करती है, आपने देखा है अब तक जब भी कोई कंपनी खत्म होती है तो वो अपनी एसेट्स के लिए, लायबिलिटीज के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर लेती है। जैसे आप डिसोल्यूशन में देखते थे कि रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है, लिक्विडेशन में देखते थे वो लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना देती हैं, ठीक है। देन ऐसे ही जब यहाँ पे ट्रांसफर कंपनी खत्म हो रही होती है तो वो क्या करती है, एक अकाउंट ओपन करती है जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। वो क्या करती है, अपनी सारी एसेट लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में एक तरह से ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेगी वो। पहली एंट्री क्या आती है हमारे पास, ये फर्स्ट एंट्री हमारे पास रहती है ट्रांसफर वेरियस एसेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। वो सारी एसेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रही है उसको ये क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री उसकी क्या डाल दिया, अब एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। जब आप उसको किसी चीज में ट्रांसफर करोगे मींस उसको खत्म करोगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी कि जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू वेरियस एसेट्स। उन सारी एसेट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उनकी जितनी भी वैल्यू पे वो लेके जाएगी उस पे उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। देन इसके लिए एक स्पेशल नोट है वही वाला कि जितनी भी हमारे पास एसेट्स रहती हैं, पहला है कि उसको हमेशा ग्रॉस फिगर पे ट्रांसफर किया जाता है। अब ये ग्रॉस फिगर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज डेटर आपके हैं 5,000 रुपए के, 1,000 रुपए की प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, तो यानी कि 4,000 के डेटर्स है ना, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको एसेट को 5,000 पे ही ट्रांसफर करोगे, मींस ग्रॉस फिगर पे ही ट्रांसफर करोगे, और बाकी के 1,000 आप उसको प्रोविजन को लाइबिलिटीज में ट्रीट करोगे, ठीक है। मींस यहाँ पे नेट फिगर पे कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जाता, एसेट्स को हमेशा किस पे ट्रांसफर किया जाता है, ग्रॉस फिगर पे, ठीक है। सारी एसेट्स को जितनी भी उसकी बुक वैल्यू होती है आपने उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। और जो एसेट्स रहती हैं लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, इनको आप ट्रांसफर नहीं करते। हाँ जी,
देन नेक्स्ट एंट्री, जैसे आपने एसेट्स को ट्रांसफर किया ऐसे ही सेम केस में आप क्या करोगे, लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करोगे। अब लायबिलिटीज को ट्रांसफर कैसे करेंगे, लायबिलिटीज का बैलेंस रहता है हमेशा क्रेडिट, जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसका बैलेंस क्या बन जाएगा, डेबिट बैलेंस बन जाएगा लायबिलिटीज का, और टू रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड पे आ जाएंगी आपकी सारी लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज को आपकी ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर कर रही है। देन थर्ड एंट्री आती है, ये क्या करते हैं, परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करते हैं। अब ट्रांसफरर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन मिलना होता है तो ये क्या करते हैं, ड्यू करेंगे उसको, किस तरीके से, ट्रांसफरी कंपनी इसको पे करेगी, तो ट्रांसफरी कंपनी एक तरह से इसकी डेटर की तरह बन गई, तो इसने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ट्रांसफरी कंपनी को इसने किया डेबिट, टू किसको कर दिया, रियलाइजेशन को, इसने परचेज कंसिडरेशन को ड्यू कर लिया कि मेरे को पैसा मिलने वाला है इतना, ओके। देन इसकी अमाउंट कौन सी होती है, परचेज कंसिडरेशन की, जो भी कैलकुलेट करके आई होगी वो आप यहाँ पे लिखोगे। देन रिसीव करेगा ये परचेज कंसिडरेशन, अब रिसीव कैसे करेगा, बैंक अकाउंट, अगर इसको कुछ कैश मिल रहा है देन इसको मिलेंगे या तो ट्रांसफरी कंपनी में शेयर्स मिल जाएंगे, तो ये एंट्री डालेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू, कौन दे रहा है इसको, टू ट्रांसफरी कंपनी, इसको ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है, ठीक है, इसने परचेज कंसिडरेशन रिसीव किया। अब तक हमने क्या किया, इसने एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, परचेज कंसिडरेशन को ड्यू किया और परचेज कंसिडरेशन को रिसीव किया। अब ऐसी भी तो कुछ एसेट्स हो सकती हैं कि जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जाती, तो ऐसी कंपनी को ये क्या करते हैं, खुद सेल कर देते हैं, मींस ट्रांसफरर कंपनी उसको खुद सेल करेगी। जब भी एसेट को सेल करेगा तो एंट्री क्या डालेगा, बैंक अकाउंट टू एसेट अकाउंट। अगर एसेट है सपोज 1 लाख रुपए की, बेचा इसने 1,10,000 रुपए पे, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट को ये किस में ट्रांसफर करेगा, टू रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देगा, ये। और ऐसे ही अगर लॉस होएगा तो लॉस को, यानी कि 1 लाख को अगर 90,000 पे बेचा तो 10,000 का लॉस होएगा तो ऊपर डेबिट कर देगा रियलाइजेशन अकाउंट, मींस प्रॉफिट भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर और लॉस भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर। देन ऐसे ही कुछ लायबिलिटीज भी हो सकती हैं जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जाती, तो उसको ये खुद पे ऑफ करेगा, एंट्री क्या डालेगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अगर कम पेमेंट करी मतलब हम प्रॉफिट में रहे तो टू रियलाइजेशन में, और अगर हमने ज्यादा पेमेंट करी है लायबिलिटीज को तो लॉस में, तो डेबिट में रियलाइजेशन, मींस जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो रियलाइजेशन में आ जाएगी। देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अब कंपनी बंद हो रही है, रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस भी होंगे, तो अगर ये ट्रांसफर कंपनी खुद पे करेगी तो एंट्री डालेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर ये खुद पे कर रही है मींस खर्चा पे किया टू बैंक, और अगर ये ट्रांसफरी कंपनी पे करेगी मींस दूसरी कंपनी जो खरीद रही है वो पे करेगी, तो वहां पे कोई एंट्री नहीं आएगी इसकी। देन पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी के कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उनको पेमेंट करनी होती है, कैसे पेमेंट करेंगे, पहले पैसा ड्यू करेंगे, ड्यू कैसे करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितना पैसा उनका पड़ा होएगा वो पैसा, देन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जितना आप ड्यू कर रहे हो, जैसे सपोज ऊपर पड़ा था 50,000 लेकिन आप उसको दे रहे हो कितना, 60,000, तो बाकी का पैसा किसमें आ जाएगा, रियलाइजेशन, जो डिफरेंस होएगा बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन। देन हम उसको पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, अगर कैश में दे रहे हो, टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, अगर उसको नई कंपनी में कोई शेयर्स मिल रहे हैं। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की जितनी एंट्रीज होगी उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर करके उसका बैलेंस निकालेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर किसको करना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट में आएगा तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा, अगर वो बाय साइड पे आ रहा है तो वो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वो लॉस होता है, ठीक है। अब लास्ट में पेमेंट करनी होती है हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हमने कैसे पेमेंट करनी है, पहले ड्यू करेंगे, ड्यू कैसे करना है, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल का जितना पैसा बैलेंस शीट में पड़ा है प्लस जितने सारे रिजर्व्स जो हमने छोड़े थे कि जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जाती, वो सारे रिजर्व्स इसके होते हैं, इसको डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये सारा पैसा हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरफ ड्यू कर दिया, अभी इतना पैसा हमने देना है। अब ऐसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स की कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं, लाइक जो हमने छोड़ी थी, सरप्लस अगर नेगेटिव में था वो छोड़ा था, कोई डिस्काउंट ऑन इश्यूड शेयर्स थे वो छोड़े थे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
तो ये इतना पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे इतने काट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू, ये सारे आपने वो वाली एसेट्स लिख ली, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स है, ये सारे इतना पैसा हम उनका कट कर देंगे। ठीक है, देन लास्ट में पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक एंड टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। मींस लास्ट में हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है,